हेलो गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर 2 है, ठीक है, जियोग्राफी में जो चैप्टर 2 है उस चैप्टर 2 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 को बताया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास 10th और जो 12 है, ठीक है, 10th का और 12 का मैं लाइव ही पढ़ाऊँगा। लेकिन कुछ दिनों से तबीयत ख़राब रहने के कारण मैं लाइव भी नहीं आ पा रहा हूँ, तो आपका पढ़ाई ना छूटे इसी के कारण मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियोस जो रहेगी, मतलब ये चैप्टर 2 हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये 2 पार्ट में रहेगी। पहला पार्ट में आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उस शॉर्ट क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, और सेकंड पार्ट जो होगी उस सेकंड पार्ट में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन को मैं उसमें ऐड करूंगा, ठीक है, जो कि आप लोगों का लाइव क्लास रहेगी, ताकि आप लोगों को कुछ ऐसा टॉपिक या तो फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग उसको तुरंत उसी टाइम लाइव में ही पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हम लोगों का विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, ठीक है। वैसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होने के बावजूद यदि आप लोगों को इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं जो लाइव क्लास में आऊँगा उस दिन, मतलब इस वीडियो के बाद क्लास 12 के लिए जो लाइव वीडियो करूँगा उसी लाइव में मैं आप लोगों को उसका भी आंसर दे दूँगा, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि मेरा फेसबुक का पेज है आकाश ट्यूटोरियल ऑफिशियल। आकाश ट्यूटोरियल ऑफिशियल नाम का जो फेसबुक पेज है उसी में आप लोगों को नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो उस पेज को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, मैं उसी में नोट को अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जहां से आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला है कि जनसंख्या वितरण का क्या अर्थ है। तो जनसंख्या वितरण का अर्थ धरातल पर लोगों के वितरण या फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं, ठीक है। तो सर आप लोग पूछिएगा कि धरातल का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। वैसे धरा मतलब पृथ्वी और तल मतलब भूमि। तो पृथ्वी पर लोगों का जो वितरण है या फैलाव है उसी को कहा जाता है जनसंख्या वितरण, ठीक है। उसके बाद है जनसंख्या वितरण का प्रारूप। ये थोड़ा सा टॉपिक टाइप का बनाने का कोशिश किए हैं ताकि आप लोगों को मैं ये समझा सकूं कि हमारे पृथ्वी पर जो जनसंख्या वितरण है वो किस किस क्षेत्रों में सबसे अधिक है, ठीक है। तो विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। मतलब हमारे पृथ्वी का जो लगभग 100% जगह है उसमें से जो 90% जनसंख्या है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे 10% स्थल में ही निवास करता है। और विश्व में 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में 60% जनसंख्या निवास करती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि विश्व में जितने भी देश है, ठीक है, उसमें से जो 60% आबादी है वो सिर्फ 10 देशों पर निवास करती है। इंटरेस्टिंग बात है। और इन 10 देशों में से 6 देश ऐसे हैं जो कि एशिया में स्थित है। चलिए इसका नाम भी बता दे रहा हूँ मैं। तो जिसमें सबसे अधिक है वो है आप लोगों का चाइना, मतलब चीन। उसके बाद भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, ठीक है। ये 6 जगह ऐसे हैं एशिया में, ठीक है, जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। और भी है एशिया के बाहर, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एशिया से रिलेटेड देखना था, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम में जो क्वेश्चन भी आएगा वो एशिया से ही पूछेगा, दूसरे महाद्वीप से तो आप लोगों को पूछेगा नहीं, ठीक है। अब जैसे कि है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब ये कैसे हो गया, मान लेते हैं कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। तो जितने लोग रहेंगे हम लोग कहेंगे कि वहाँ की जनसंख्या घनत्व उतनी ही अधिक है,
ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि जनसंख्या घनत्व हम कहेंगे कि किसी भी इकाई क्षेत्रफल पर या इकाई वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले जो लोगों की संख्या होती है वही उसकी जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये अब दूसरा है, अब दूसरा ये क्षेत्र है, अब यहाँ पर मान लेते हैं आदमी कम रहता है, तो इस चित्र को और इस चित्र को देखिए, दोनों में क्या लग रहा है कि इसमें लोगों की संख्या अधिक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक है। जबकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों की संख्या है इसमें इसमें लोगों की संख्या कम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ की जनसंख्या घनत्व जो है वह कम है ना। अब जनसंख्या घनत्व को निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है, जो कि है आप लोगों का कि जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, मतलब किसी क्षेत्र में रहने वाले कुल जनसंख्या जो है उस कुल जनसंख्या को वहाँ का क्षेत्रफल से यदि भाग दिया जाए तो जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महादेश एशिया है। आप लोगों को पता है कि हमारे जो 7 महादेश है उस 7 महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाने वाला जनसंख्या वाला जो महादेश है वो है एशिया। ठीक है, आप लोगों को का एक होमवर्क दे रहे हैं जो कि आप लोगों को बनाना है, या तो फिर आप लोग कमेंट में कर सकते हो, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। ठीक, आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आप लोग सही से नहीं पढ़ रहे हो, या हो सकता है कि आप लोग वीडियोज़ को डाउनलोड कर ले रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि सही में आप लोग पढ़ते हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं और भी ऐसा बहुत सारे वीडियोज़ लाऊंगा जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश महादेश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को पता होगा कि 2018 में एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया था। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन में आप लोगों को ओशिनिया दे दिया था, तो ओशिनिया दे दिया था जिससे कि बच्चा को पता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को ही ओशिनिया कहा जाता है, जिसके कारण बहुतों ने इसको गलत टिक कर दिया था। तो वैसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के विवेचना करें। मतलब जनसंख्या को प्रभावित करता है, कौन कौन सा कारक ऐसा है जो कि जनसंख्या को प्रभावित करता है, उस कारकों को आप लोगों को बताना है। तो जैसे कि विश्व में जनसंख्या के विवरण को प्रभावित करने वाले कारक 3 हैं। वैसे 3 कारक आप लोगों को देखना है, आप लोगों को किताब के अनुसार आप लोगों को दिया गया है कि सबसे पहला जो कारक है वो है भौगोलिक कारक। ठीक है, दूसरा है आर्थिक कारक, और तीसरा जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो मैं इन सभी को एक एक करके बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से बस सुनना है, और सुनने के बावजूद यदि आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग सिंपल सी बात है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा। ठीक है, या जो जो टॉपिक आप लोगों का मान के चलिए मैं कल या परसों लाइव आऊँगा क्लास 12 के लिए स्पेशल, और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उन सभी क्वेश्चन को क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का जो इन तीनों कारणों में से एक है भौगोलिक कारक। ठीक है, तो भौगोलिक कारक पर पहले हम लोग देख लेते हैं। तो भौगोलिक कारक में सबसे पहला है जल की उपलब्धता। तो ये क्या है कि जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्र में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर लोग वैसे क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर क्या होता है, उन लोगों को आसानी से जल प्राप्त हो जाता है। जल का इस्तेमाल हम लोग बहुत कामों के लिए करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग व्यक्ति जल का उपयोग पीने के लिए, नहाने के लिए और भोजन बनाने के लिए करते हैं। सिर्फ यही नहीं, हम लोग बहुत सारे ऐसे वस्तु का भी निर्माण करते हैं जिसका क्या होता है,
मतलब जिसमें जल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योग तथा नौचालन में करते हैं। नौचालन मतलब होता है नाव चलाने के लिए। ठीक है ना, यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व में सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। और यही कारण है कि क्या है कि नदी घाटी जो है वो वहाँ पर सबसे अधिक लोग बसते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है आप लोगों का भू आकृति। तो लोग समतल मैदानों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं, जिसके कारण ऐसे क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया। आप भी बोलिएगा सर आप रीडिंग पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा दे रहे हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि समतल मैदान पर को अधिक प्राथमिकता देते हैं मतलब उसको अहमियत देते हैं। कारण क्या है कि ऐसे क्षेत्र में फसल का उत्पादन किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। सड़क का निर्माण वहाँ पर किया जा सकता है, साथ ही साथ वहाँ पर औद्योगिक कार्य कुछ भी हम लोग करें, उद्योग स्थापित करें या तो फिर किसी वस्तु का उत्पादन करें, वहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके कारण ऐसे क्षेत्र में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और यही कारण है कि जब लोगों को वहाँ पर अपनी सुविधा मिल जाती है तो जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, वहीं पर जाकर बस जाते हैं, और जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं क्या कि वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट की जलवायु। तो अधिक गर्म जलवायु या अधिक ठंडी जलवायु मानव बसने के लिए असुविधाजनक होती है। बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान में क्या होता है कि राजस्थान में जलवायु जो है अधिक गर्म है, और अधिक गर्म होने के कारण वहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं बसते हैं। ठीक उसी प्रकार ठंडी जलवायु में यदि लद्दाख का बात कर लिया जाए तो लद्दाख में क्या होता है कि ठंडा बहुत अधिक होता है, जिसके कारण लोग वहाँ पर बसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हम लोग उस क्षेत्र पर बसे जहाँ पर ना तो बहुत अधिक ठंडा है और ना ही बहुत अधिक गर्म है। ठीक है, इसीलिए लोग बसने के लिए उन क्षेत्रों का चयन करते हैं जहाँ की जलवायु ना तो ठंडी हो और ना ही गर्म हो। सिंपल सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है मृदा। मैं अभी जो भी टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारा का सारा भौतिक कारण में आता है। ठीक है, भौतिक कारक जो है उस भौतिक कारक के अंतर्गत आता है। तो भौतिक कारक का मतलब क्या होता है? भौतिक कारक का मतलब होता है, सिंपल सी बात यदि हम लोग करें तो वैसे कारक जो कि मौसम के कारण होता है। सिंपल सी बात है, मौसम या प्राकृतिक कारक जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल में। ठीक है, उपजाऊ मृदा कृषि तथा संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए लोगों का बड़ा समूह उन क्षेत्र में बसना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके कारण उन प्रदेशों में ज़्यादा लोग निवास करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, ये सभी जो जगह है यहाँ पर क्या है कि मृदा जो है बहुत उपजाऊ है, और उपजाऊ मृदा होने के कारण क्या है कि लोग वहाँ पर ज़्यादा बस जाते हैं। स्पेशली जो किसान समुदाय के जो लोग होते हैं वे लोग वहाँ पर जाकर बस जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मुख्य काम जो होता है वो कृषि करना ही होता है। ठीक है, फसलों का उत्पादन करना होता है, और यही कारण है कि जहाँ पर मृदा ज़्यादा उपजाऊ होता है लोग वहाँ पर भी ज़्यादा बसते हैं। उसके बाद है आप लोगों का आर्थिक कारक। ठीक है, हम लोग अभी भौतिक कारक को देखिए, अब है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में सबसे पहला जो है आप लोगों का वह है खनिज। तो खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, जिसके लिए कुशल एवं अर्ध कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। खनिज निक्षेप का मतलब आप लोगों को पता है? यदि नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, और यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खनिज निक्षेप हमेशा क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि मान लेते हैं कि अब आप लोगों को पता है कि धनबाद का, ठीक है, धनबाद जो है वहाँ का जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है,
अब वहाँ का जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? वहाँ पर जो कोयला खदान है, ठीक है। वैसे आप लोगों को पता है कि कोयला जो है वो भी एक खनिज है ना। उसके बाद फिर जैसे कि बोकारो, बोकारो में भी खनिज बहुत ज़्यादा निकल रहा है, जिसके कारण वहाँ की जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। और वहाँ का खनन किया जा रहा है। खनन मतलब होता है उसको निकालना, खुदाई करके उसको निकालना, जिससे क्या होता है कि उद्योग जो होता है वहाँ पर आकर बस जाते हैं। क्योंकि उद्योग के जो मालिक होते हैं वो यही सोचते हैं कि जिस क्षेत्र में खनिज प्राप्त हो रहे हैं, यदि उसी क्षेत्र पर उद्योग लगा दिया जाए तो हमें उसको लाने के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं लगेगा। और जब उद्योग वहाँ पर स्थापित किया जाता है तो रोजगार के कारण क्या होता है कि रोजगार पाने के लिए लोग वहाँ पर जाकर बसने लगते हैं कि उसको रोजगार मिले। और यही कारण है कि क्या होता है कि वहाँ का जनसंख्या भी सघन हो जाता है। सघन मतलब होता है कि अधिक हो जाना, या तो फिर कम क्षेत्र में अधिक मतलब बढ़ जाना, ठीक है। उसके बाद है नगरीकरण। नगरीकरण भी है जनसंख्या बढ़ने का कारण। जैसे कि नगर योजना के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधित सुविधा प्रदान करता है। अच्छी नगरीकरण सुविधा तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण लोग नगरीय क्षेत्र की ओर बढ़ने लगते हैं और वहाँ आकर बस जाते हैं, ठीक है। वैसे मेरा यहाँ वहाँ हो गया, वहाँ नहीं, यहाँ वहाँ होगा, ठीक है। चलिए इसको समझा दे रहे। अब क्या होता है कि किसी क्षेत्र पर मान लेते हैं कि गांव से अब वो धीरे धीरे शहर के रूप में परिवर्तन होने लगा, और साथ ही जब वो पूर्ण रूप से शहर में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम लोग नगर कहते हैं। अब नगर होने से क्या होता है कि वहाँ पर लोग आकर बसेंगे। अब लोग आकर बसेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो बहुत सारा अवसर मिलेगा, जैसे कि शैक्षणिक संस्था, जैसे कि स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, हर एक चीज़ की वहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी। चिकित्सा संबंधी जो सुविधा है वो भी मिलने लगेगी लोगों को। और जब लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी चीज़ है, वैसे तो लोगों को 3 चीज़ें चाहिए होता है। सबसे पहले तो उसको शिक्षा चाहिए होता है कि शिक्षा अच्छा मिले। आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर में बस जाते हैं ताकि वहाँ उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। दूसरा है कि रोजगार के लिए भी जाते हैं। और उसके बाद चिकित्सा। अब तीनों चीज़ लोगों को मिलेगा जिस जगह पर, वो उस जगह पर जाना पसंद करेंगे। और ये सारे के सारे कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं, नगर से, ठीक है। और इसी के कारण कहा जा रहा है कि नगरीय क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे कि यदि आप लोग कोलकाता का बात करें, दिल्ली का बात करें, मुंबई का बात करें, या तो फिर चेन्नई का बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी वस्तु चाहिए होता है, या तो फिर जो ये उन लोगों को आवश्यकता होती है, स्पेशली रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा संबंधी, तो ये सारा का सारा उन लोगों को वहाँ पर मिल जाती है। और यही कारण है कि आज हमारे इस महानगरों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है ना। उसके बाद है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण मतलब सिंपल सी बात है कि उद्योग को बसाना ही औद्योगिकीकरण कहलाता है। और औद्योगिकीकरण क्या करता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इनमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन चालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। अब औद्योगिकीकरण होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ मजदूर जाकर वहां पर बस जाएंगे उसको मजदूरी प्राप्त हो जाएगा। वहां पर बहुत सारे हैं। अब मान लेते हैं उन मजदूरों के लिए उद्योग थोड़ा दूर हो रहा है तो उसके लिए गाड़ी चाहिए होगा, या तो फिर उद्योग में जो वस्तु का उत्पादन होता है उसको दूसरे जगह ले जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता होती है। तो इसी के कारण वहाँ पर परिवहन बढ़ जाएंगे, या तो फिर परिवहन चालक भी बोल सकते हैं। परिवहन मतलब आने जाने का साधन, सिंपल सी। और उसके बाद चालक, उसके बाद दुकानदार। अब मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे उनको खाने के लिए, या तो फिर पहनने के लिए, या तो फिर और भी बहुत सारे वस्तुओं के लिए दुकान की आवश्यकता होगी, मतलब वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जिसके कारण दुकानदार वहाँ पर जाकर अपना दुकान लगाएंगे। बैंक कर्मी,
अब आप लोग बोलिएगा सर बैंक कर्मी का क्या काम है? बैंक कर्मी का बहुत सारा काम है सर। इसमें क्या होता है कि बैंक कर्मी वहां पर अपना बैंक को स्थापित करते हैं, और आप लोग देखिएगा कि वैसे क्षेत्र पे वो लोग बहुत सारा प्रचार करते हैं कि कृषि लोन, तो होम लोन, दुकान लोन, ऐसे बहुत सारे लोनों का वो लोग ये करते हैं लोन देने के लिए, क्योंकि लोन देने पर भी उसको मुनाफा होता है। डॉक्टर भी जाकर बच जाते हैं, अध्यापक भी जाकर बच जाते हैं, और अन्य सेवा जो होती है, और भी बहुत सारे सेवा होते हैं सर, तो उसको भी देने के लिए लोग वहाँ पर जाकर बस जाते हैं। जिससे क्या होता है कि औद्योगिकीकरण वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद लास्ट है आप लोगों का इसी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या है, तो इसको हम समझा दे रहे हैं कि कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। चलिए इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। आज से बहुत साल पहले आप लोगों को पता है कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर की जनसंख्या जो थी वो बहुत अधिक थी, ठीक ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनसंख्या घट रही है। लेकिन आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले धारा 370 को हटाने के बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर की जनसंख्या बढ़ रही है। कारण क्या है कि उस समय क्या था कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो धर्म था वो स्पेशली मुस्लिम था, इसी के कारण ज़्यादातर वहाँ पर मुस्लिम धर्म बस जाते थे, और वहाँ पर ब्राह्मण लोग भी जो थे उनके साथ मुस्लिमों का झड़प होते रहता था, और शांति फैला हुआ था, जिसके कारण लोग यहाँ से वहाँ चले जाते थे। क्योंकि लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हमें अशांति नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ भी अशांति होता है वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा हानि होता है, बहुत सारा आर्थिक हानि भी होती है, सामाजिक हानि भी होती है ना। तो ये था आप लोगों का जनसंख्या बचने का कारण। किस कारण से किसी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बहुत तेजी से बढ़ जाता है, या फिर किसी क्षेत्र का जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन पर। जो भी आप लोगों का छोटा छोटा टॉपिक है बुक में, मैंने उस सारे के सारे टॉपिक को, सारे के सारे शब्दों को इसमें जोड़ा है, जिससे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब मान लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है, मान लेते हैं कि ये एक जगह है, यहाँ पर ए जगह है, और दूसरा जगह है, मान लेते हैं ये बी जगह है। ठीक है। अब यहाँ पर पहले जो जनसंख्या थी 5000 थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये 5002 हो गया, या तो फिर 4 हो गया, मतलब 6000, 10000, 20000 जैसे बढ़ सकता है। तो यदि ये बढ़ता है तो इसको भी हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभार जनसंख्या परिवर्तन होता है। अब जैसे कि मुंबई का ही यदि हम बात कर ले, या महाराष्ट्र या दिल्ली का बात करते हैं, अभी कोरोना का टाइम है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने लोगों का जन्म नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है। मतलब 5000 जनसंख्या थी, अभी क्या हो गया कि ये लगभग मान लेते हैं कि 4050 हो गया। अब 4050 जो यहाँ का जनसंख्या हो गया, तो क्या हो गया, ये घट गया, हो ना। अब 4050 घटा कितना में से, 5000 में से, तो इसमें भी जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, और इसको भी हम लोग जनसंख्या वृद्धि में गिनेंगे। ठीक है। और आगे क्लास में आप लोग जाइएगा तो ये जनसंख्या वृद्धि जो होता है आप लोग को 2 प्रकार में पढ़िएगा। तो मैं अभी उतना डीपली नहीं जा रहा हूँ, बस ऊपर से बता रहा हूँ। और यदि फिर भी आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लग ही रहा है।
तो जनसंख्या वृद्धि में आप लोगों का जनसंख्या घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, और इसी के कारण मैंने जनसंख्या परिवर्तन लिखा है, जनसंख्या में सिर्फ वृद्धि नहीं लिखा है। ठीक है ना। अब जनसंख्या की वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब होता है सिर्फ जनसंख्या का बढ़ना। इसमें आप लोग जनसंख्या का सिर्फ बढ़ने को जोड़ सकते हैं कि जनसंख्या में हुए परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए हम जिस प्रतिशत रूप का उपयोग करते हैं उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। आप लोग को पता है कि जनसंख्या जब बढ़ता है तो उसको हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, घटता है वो भी। लेकिन अब क्या होता है कि हम लोग कभी कभार ये बोलते हैं कि आज यहाँ का जनसंख्या जो है 10 साल बाद जनसंख्या 5% बढ़ गया, या तो फिर जनसंख्या जो बढ़ रही है वो भी पता है आप लोगों को लगभग 12 पॉइंट कुछ प्रतिशत के दर से बढ़ रही है भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष। तो जब हम लोग जनसंख्या को दर्शाने के लिए, जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने के लिए प्रतिशत रूप में दर्शाते हैं, उसी को कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि दर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, ये क्या तात्पर्य है? तो किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। मतलब किसी क्षेत्र में यदि जन्म मान लेते हैं 500 होता है और उस 500 में जितना लोगों की मृत्यु होती है, मान लेते हैं कि 399 लोगों की मृत्यु हुई, तो जनसंख्या कितना बचा आप लोगों का? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 1, मतलब 101 जनसंख्या आप लोगों का फिर भी बढ़ता है। तो ये जो 101 जनसंख्या आप लोगों को प्राप्त हुआ, यही आप लोगों का कहलाएगा प्राकृतिक वृद्धि दर। ठीक है। या इसको यदि बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में समझना हो तो बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि जितने लोगों का जन्म होता है, उन जन्मे लोगों में मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या के बाद जो अतिरिक्त जनसंख्या बचती है, उसी को कहा जाता है प्राकृतिक वृद्धि। क्लियर। नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि यदि आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को 100% समझाऊंगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, आप लोगों का जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि का क्या अर्थ है? तो जब 2 समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास करने लगे, ऐसे जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इसको अब समझाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं लोगों का जन्म होता है किसी गांव में, यदि लोगों का जन्म हुआ, मान लेते हैं कि 20 बच्चे का जन्म हुआ। ठीक है। लेकिन मृत्यु दर कितना है कि 2, किसी गांव में 2 ही आदमी मर रहा है, लेकिन जन्म हो रहा है 20, है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मृत्यु दर से अधिक जन्म दर है, और जब जन्म दर अधिक होता है मृत्यु दर से, तो उस वृद्धि को हम लोग कहते हैं धनात्मक वृद्धि। ठीक है ना, उसको हम लोग धनात्मक वृद्धि कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कि जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि का क्या अर्थ है? अब जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि को यदि समझे तो इसको उल्टा कर देते हैं, जो पहले वाला समझे। इसमें क्या होता है कि जब जनसंख्या कम हो, ठीक है, तो उसे जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। मतलब अब मान लेते हैं कि क्या होने लगा, अब कोरोना के कारण ही मान लेते हैं कि जन्म तो हो रहा है 50 लोगों का, जन्म हो रहा है 50, लेकिन मर रहा है, मान लेते हैं यदि 60 भी मर रहा है, तो जन्म दर से अधिक मृत्यु दर है। और जब जन्म दर से अधिक मृत्यु दर होता है तो उसको ही हम लोग कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को यदि समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा,
मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों को समझाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बस थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन यदि फिर भी आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक मतलब जनसंख्या किस कारण से परिवर्तन होता है, तो उसको सबसे पहला जन्म। आप लोगों को पता है कि जब लोगों का जन्म बहुत अधिक होता है तो जनसंख्या परिवर्तन होता है। मृत्यु भी बहुत अधिक होता है तो भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। प्रवास भी बहुत अधिक होता है तो भी क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन होता है। तो जन्म और मृत्यु तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन प्रवास क्या है तो इसको समझा रहे। प्रवास का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो कि भारत में रहता है, ठीक है, लेकिन उसका अमेरिका में जॉब लग गया। अमेरिका में जॉब लग जाने के कारण अब वो क्या करेगा कि अमेरिका में जाकर बस गया। अब अमेरिका में मान लेते हैं कि उसको अधिक सुविधा मिलने लगा तो अमेरिका में ही शादी करके वहीं पर हमेशा के लिए बस गया। तो क्या हुआ कि भारत का जो जनसंख्या था, मतलब वो व्यक्ति तो भारत का था, लेकिन क्या हुआ, भारत से अब वो अमेरिका में चला गया, तो जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिका का जनसंख्या परिवर्तन हुआ। अमेरिका में जनसंख्या बढ़ा, परंतु भारत का जनसंख्या जो था वो घट गया, है ना। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश से भी बहुत लोग जो है वो भारत आते हैं और भारत में ही आकर बस जाते हैं। और जैसे कि सरकार द्वारा रिपोर्ट बनाया गया था कि लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत में आकर बस गए हैं, ठीक है। बांग्लादेशी, अफगानिस्तान, श्रीलंका और उसके बाद फिर नेपाल, जो अगल बगल के हमारे देश है, उन देशों से आकर के भारत में ही बस गए हैं, जिसके कारण भारत में लगभग यदि देखा जाए तो 15 करोड़ लोग रहते हैं बाहर के सिर्फ। और इसी का परिणाम क्या है कि भारत की जनसंख्या आज बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद है अशोधित जन्म दर का क्या तात्पर्य है। अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर मतलब हो गया प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के अनुपात को अशोधित जन्म दर कहते हैं। समझ में आया, दिमाग से निकल गया ना। चलिए समझा दे रहे कि प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के अनुपात को अशोधित जन्म दर कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी वर्ष में क्या होता है, किसी महिला द्वारा जितने जीवित बच्चों को जन्म देता है। आप लोगों को पता है कि भारत में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि फिर भी स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधा है उसकी कमी होने के कारण क्या होता है कि जन्म देते वक्त ही या तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है या तो फिर माता की मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है कि इसी को यदि उल्टा कर दिया जाए कि सिर्फ यदि जीवित बच्चे को जन्म देती है माता, तो वही कहलाएगा आप लोगों का अशोधित जन्म दर, ठीक है ना। नहीं ठीक है, चलिए नहीं ठीक है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे मैं तो आप लोगों के पास हूँ नहीं कि चलिए चेहरा देख के बता दे रहा हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन आप तो दूर अपने घर में है तो आप लोग को कमेंट करना है। मेरा सिंपल सा बात है, सिंपल सा हम बात को हमेशा रिपीट करते हैं, यदि आपको सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सिखाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो कमेंट कीजिए। अब अशोधित मृत्यु दर क्या है, तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। मतलब जन्म देते वक्त जितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, या तो माता की या तो फिर बच्चे का, तो वही कहलाएगा अशोधित मृत्यु दर। इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला द्वारा यदि दर्शाना हो, इसके लिए भी फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि मैंने नहीं लिखा है, सेम टू सेम इसी टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पर बस जीवित जन्मे का होगा और यहाँ पर मृतकों का। तो अशोधित मृत्यु दर मतलब हो गया कि किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित संख्या गुना 1000, ये जो होता है आप लोगों का फॉर्मूला है, ठीक है।
तो यही फॉर्मूला आप लोगों को बस यहाँ पर आप लोगों को चिपका देना है इस जगह पर। लेकिन बस फर्क ये रहेगा कि यहाँ पर जीवित आएगा और यहाँ पर मृत जो है। प्रवास किसे कहते हैं मैंने ये आप लोगों को बताया है अभी अभी। अब प्रवास जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है आप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। ठीक है, प्रवास जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप प्रवासी कहलाते हैं। अब मान लेते हैं कि आप रहते हैं अपने घर में और जाते हैं स्कूल, तो क्या इसको हम लोग कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब किसी देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे आप्रवास। ठीक है ना। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे देश में पैसे कम है तो अमेरिका आप जाकर बच सकते हैं, या तो फिर ब्रिटेन में जाकर बच सकते हैं, या तो फिर और भी बहुत सारे देश है जो हमसे अमीर है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग बच सकते हैं, तो आप कहलाइएगा आप्रवास। लेकिन क्या होता है कि अब दूसरे देशों से भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत में आकर बसते हैं, तो वो सभी लोग कहलाएंगे उत्प्रवास, जो दूसरे देश से, सॉरी मैंने थोड़ा सा, नहीं सही है, वही है कि जो दूसरे देश से, यहाँ पर लिखा थोड़ा गड़बड़ हो गया, कि जो दूसरे देश से आते हैं। या तो फिर इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से इसको समझा रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि कोई एक जगह से दूसरे स्थान जाते हैं। मान लेते हैं कि आप रहते हैं दिल्ली में। अब दिल्ली से आप चले जाइएगा तमिलनाडु। मतलब किसी देश के अंदर ही जब प्रवास होता है तो उसको कहा जाता है आप्रवास, और जब किसी देश के बाहर प्रवास होता है तो उसको कहा जाता है उत्प्रवास। ठीक है, तो प्रवास दो प्रकार का हम लोग कह सकते हैं, एक है देश के अंदर और दूसरा है देश के बाहर। उसके बाद है आप लोगों का उद्गम स्थान। उद्गम स्थान का मतलब कह सकते हैं हम लोग, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। अब मान लेते हैं कि हम हैं दिल्ली में और दिल्ली से गए हम मुंबई। ठीक है, अब दिल्ली से हम मुंबई आ गए तो क्या हो जाएगा, दिल्ली मेरे लिए उद्गम स्थान हो जाएगा और मुंबई जो है वो मुंबई हमारे लिए गंतव्य स्थान कहलाएगा। तो जिस जगह पर हम रहते हैं और वहाँ से उठकर जाते हैं तो वो हो जाएगा हम लोगों का उद्गम स्थान, और जहाँ पर जाकर बसते हैं वो कहलाएगा हम लोगों का गंतव्य स्थान। क्लियर? चलिए, अब उम्मीद करते हैं कि और नहीं है, यहीं तक है। तो ये था सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाइव आऊँगा और लाइव में ही बताऊंगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वैसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही बहुत लंबा टाइम हो गया, आप लोगों को पता, आधा घंटा पार कर गया सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लगभग 1 घंटा जाएगा, और इसी के कारण लॉन्ग क्वेश्चन को मैं लाइव ही आप लोगों को बताऊंगा। तो देखते हैं तबीयत कब तक ठीक होती है, उम्मीद करते हैं कल तक ठीक हो जाएगी। यदि कल ठीक हो जाती है तो मैं कल ही लाइव आकर आप लोगों को बता दूंगा सारा का सारा। ठीक है, और यदि थोड़ा टाइम लग जाता है 1-2 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 2 दिन बाद ही सही, लेकिन अच्छे से समझा देंगे। यदि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और वैसे फिर भी लाइव क्लास में आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को नोट्स मेरा फेसबुक का जो ये है पेज है आकाश ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उस पेज को आप लोगों को लाइक करना है और वहीं से डाउनलोड कर लेना है। ठीक, थैंक यू।